Hello, class 10th. This is 1.2, the Rowlatt Act, right? मिस्टर गांधी ने 1919 में काफ़ी जब उन्होंने देखा कि सत्याग्रह काफ़ी अच्छी तरह से लॉन्च हो गया है, पीछे आपने देखा इससे पहले वाले पैराग्राफ में, है ना, मिस्टर गांधी के बारे में। तो किस तरह से उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, चंपारण में और मिल वर्कर्स के साथ सत्याग्रह को काफ़ी हद तक जो है लोगों के मीन्स उनकी इंटेंशन तक पहुंचा दिया था सत्याग्रह को। तो अब वो आगे बढ़ना चाहते थे, है ना, उसके साथ ही तो एनसीईआरटी इसके लिए लाइन लिखता है कि emboldened with this success, Gandhi ji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act. रॉलेट एक्ट आ गया था 1919 में। रॉलेट एक्ट का मतलब ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसके अंदर इंडियन मेंबर्स को एंट्री देना बंद कर दिया था, या वो करने वाले थे ऐसा रॉलेट एक्ट को लॉन्च करके। मतलब इसका मतलब समझे आप, इंडियन मेंबर्स पार्लियामेंट में या जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें इंडियन मेंबर्स का पार्टिसिपेशन होता था, वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे। मीन्स उस आज के टाइम से देखो तो वो भी एमएलए बनते होंगे, एमएलसी बनते होंगे, एमपी बनते होंगे, राइट, पार्लियामेंट का पार्ट रहते होंगे, या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव्स थे उनका पार्ट रहते होंगे। लेकिन अब से वो रॉलेट एक्ट के थ्रू ये करने जा रहे थे कि इंडियन कोई भी मेंबर, इंडियन जो ओरिजिन से है, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट नहीं रहेगा। मीन्स दिस एक्ट हैड बीन hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of Indian members. इंडियन मेंबर्स को अपोज करते हुए उन्होंने जल्दी में ही ये पास कर दिया था। इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस करने का मतलब कि उनको बंद करने का, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी आप नहीं कर सकते थे, इंडियंस नहीं कर सकते थे। इसकी पावर गवर्नमेंट को मिल गई थी, मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल गई थी। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। बिना किसी ट्रायल, बिना किसी एफआईआर और केस के, जो मतलब कोर्ट में लड़ा जाता हो, कोई कुछ नहीं होगा ऐसा। ना तो एफआईआर दर्ज करेंगे हम, ना ही केस के लिए आपको कोर्ट में लेके जाएंगे, ना ही वहाँ पे अपनी बात कहने का आपको राइट रहेगा। किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में देखा गया तो उनको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, राइट। So Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust laws। तो इस पर महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट करने की कोशिश की थी उस टाइम पे, जो 6 अप्रैल को होना था, है ना, जिसमें अब बहुत सारी सिटीज़ में रैलीज होने लगी। वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे चले गए इसी को अपोज करने के लिए। रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी, दुकानें बंद कर दी गई थी, और एक तरीके से पूरी जगह पर जो है वो इसका विरोध स्टार्ट हो गया था, राइट। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर सब upsurge and scared that line of communication such as railway and telegraph would disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalists। नेशनलिस्ट को उन्हें नीचे लाना था, मीन्स कि उनको उनकी जो पोजीशन लोगों के बीच में बनी हुई है उसको आप वैसे डायरेक्टली कम नहीं कर सकते, तो उनको सोसाइटी से अलग कर दो। सोसाइटी से अलग करने का मतलब है कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए। अमृतसर में बहुत कुछ हुआ ऐसा, बहुत सारे लोकल लीडर्स को उठा लिया गया, माने कि गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। महात्मा गांधी के दिल्ली में आने को बैन कर दिया गया, ठीक है, मीन्स एग्जाइल्ड फ्रॉम दिल्ली, उनको कर दिया गया था, दिल्ली में महात्मा गांधी नहीं आ सकते थे। 10 अप्रैल को 1919 चल रहा है ये, अमृतसर में एक प्रोसेशन पे गोलीबारी कर दी उन्होंने। बैंक्स, इसी पे गुस्सा होकर लोगों ने बैंक्स पे अटैक कर दिया, पोस्ट ऑफिस पे अटैक किया, रेलवे स्टेशंस पे अटैक कर दिया। ये बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरीके से
अपोज स्टार्ट हो गया, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को मार्शल लॉ इम्पोज करना पड़ा, जिसमें जनरल डायर को कमांड दे दी गई थी। मार्शल लॉ क्या चीज़ है? मार्शल लॉ एक लॉ बहुत टाइम पहले से ही यूरोप में भी चलता आया था, रशिया में भी लगा, फ्रांस में भी लगा, और बहुत सारी कंट्रीज़ में मार्शल लॉ लगाया गया था। मार्शल लॉ का उस टाइम पर या जो मतलब था, अभी भी यही चल रहा है। मार्शल लॉ का मतलब था कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है या कंट्रोल पावर है वो सीधे ही आर्म्ड फोर्सेस के हाथ में चली जाती है, माने मिलिट्री के हाथ में, पुलिस के हाथ में चली जाती है। उसमें कोई भी इंटरफेरेंस किसी का नहीं रहता है। किसी का इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि जो कोर्ट सिस्टम है, जिसमें आपको पकड़ा, अगर आप कुछ गलत करते हुए पाए जाते हैं कोई भी व्यक्ति, तो उसको अरेस्ट किया जाएगा, एफआईआर लॉन्च होगी, उसके बाद उसे जज के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, जो पुलिस का काम है ना, जज के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। जज उनको देखेंगे कि इन्होंने ये क्राइम किया है कि नहीं किया है, उनके खिलाफ क्या सबूत हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। उसके बाद उन्हें जो है वो, अगर वो गलत हैं तो उनको क्रिमिनल मीन्स मानकर उन्हें सज़ा दे दी जाती है। लेकिन मार्शल लॉ में क्या है कि मार्शल लॉ इम्पोज करने के बाद सीधे ही मिलिट्री या आर्मी को कहिए, या फिर जो एक नॉर्मल वर्ड कहा जाता है आर्म्ड फोर्सेस, उनके हाथ में कमान चली जाती है, सब कुछ कंट्रोल उनके हाथ में हो जाता है। फिर इस कंडीशन में सिर्फ कर्फ्यू बचता है, मीन्स वो कर्फ्यू लगा देते हैं, और पूरा जो एरिया है या जो जिस भी एरिया में ऐसा कुछ हुआ है उसको मिलिट्री कंट्रोल करती है। उसमें फिर पुलिस जो उस एरिया की थी वो भी उनके अंडर में ही काम करेगी। अगर वो ऑर्डर करते हैं तो पुलिस अपॉइंट हो सकती है, वरना तो पुलिस को भी राइट नहीं रह जाता है, मीन्स सस्पेंड हो जाता है एक तरीके से सब कुछ, राइट। तो ये मार्शल लॉ था। मार्शल लॉ जनरल डायर के अंडर में इम्पोज करवा दिया गया था, राइट। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में इस मार्शल लॉ की वजह से जो भी कुछ हुआ उसके बारे में आप शायद बचपन से सुनते भी आए हैं, है ना। 13 अप्रैल को बहुत सारे लोग जो हैं वो अमृतसर में जलियांवाला बाग में थे, और मोस्टली लोग जो है वो बैसाखी के लिए वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग इसी मीटिंग के लिए इकट्ठा भी हुए थे कि जो है वो इसका विरोध हमें कैसे करना है, ठीक। जलियांवाला बाग शहर से काफ़ी दूर है, अमृतसर से उस टाइम पे काफ़ी दूर रहा, ठीक है। उन लोगों को पता नहीं था कि अमृतसर में जो मार्शल लॉ है वो इम्पोज कर दिया गया, मतलब लगा दिया गया है, उन लोगों को नहीं पता था और इसलिए वो क्राउड वहाँ पर इकट्ठा हो गई थी, राइट। इसी चीज़ का फ़ायदा मिस्टर डायर उठाते हैं। वो उस एरिया में एंटर करते हैं, जितने भी एग्ज़िट पॉइंट हैं उनको बंद कर देते हैं, बहुत सारे लोगों पर गोलियां चलवा देते हैं, और हज़ारों लोग वहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे दुश्मन के द्वारा जो है वो, उनका कोई मोटिव बुरा नहीं था, वो सिर्फ जो है अपने एक फेस्टिवल को मनाने के लिए और गैदरिंग करने के लिए, मतलब कि अनअवेयर थे, क्योंकि वो उस लॉ से वो इकट्ठा हुए थे। लेकिन जनरल डायर ने उन पर अटैक इस तरह से कर दिया था। दिस ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड दैट, अब जनरल डायर ने जो सेंटेंस में कहा था उस टाइम पे, वो कहा कि his object, as he declared later, was to produce a moral effect, to create in the minds of satyagrahis a feeling of terror and awe. Means उसका मोटिव जो उसने मीडिया में कहा उस टाइम पे वो ये था कि सिर्फ एक मॉरल इफेक्ट बनाने के लिए उसने ऐसा किया, जिससे सत्याग्रही कहा जाता था उस टाइम पे, जो सत्याग्रह जो गांधी जी ने इम्पोज किया, वो चलाया था, सॉरी, तो उनको मानने वाले उनके फॉलोअर्स जो है वो सत्याग्रही कहला रहे थे उस टाइम पे। तो सत्याग्रहियों के दिमाग में कि उन एक टेरर बैठाने के लिए, एक विस्मय की भावना बैठाने के लिए, मतलब, ठीक है। तो इसलिए इतने ज़्यादा लोगों पर अटैक करवा दिया गया कि एक डर बैठ जाए लोगों में कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में किसी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेशन ना करें।
है ना। जलियांवाला बाग धीरे धीरे लोगों तक फैलता चला गया, बहुत सारे टाउन्स इंडिया के इससे अफेक्टेड होते चले गए, जिससे स्ट्राइक्स हुई, बहुत ज़्यादा पुलिस के साथ क्लैशेस स्टार्ट हो गए, है ना। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करने लगे लोग, और गवर्नमेंट को बहुत बुरी तरह से लोगों को ट्रीट, मतलब कि गवर्नमेंट ने किया एक तरीके से बहुत बुरी तरह से ट्रीट, मतलब कि इतना बुरा था कि अगर उनको अरेस्ट कर लिया गया है तो वो ज़मीन पर चल कर नहीं आएंगे, घसीट कर आएंगे, है ना। वो सामने चल नहीं सकते थे, उस गली से भी अगर निकले हैं एक ब्रिटिश ऑफिसर कोई या जो पुलिस मैन है वो आ रहा है तो वो साइड में हो जाएंगे, हट जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे या लेट जाएंगे, है ना। और वो अगर उनको अरेस्ट किया गया है तो वो चल के साथ में नहीं चलेंगे, पीछे भी नहीं चलेंगे, वो ज़मीन पे रगड़ के चलेंगे, लेट कर चलिए आप, ठीक है, चाहे आप कोहनियों के बल चल रहे हैं अपने, कैसे भी चल रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा शेमफुल तरीके से इंडियंस के साथ ट्रीट किया, और उन्होंने कहा भी इस चीज़ को कि आपको, हाँ, शेमफुलनेस हम फील कराना है इंडियंस को कि वो हमारे अगेंस्ट हो रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे एक लाइन ये लिखता है एनसीईआरटी कि सत्याग्रही वर फोर्स्ड टू रब दियर नोजेज ऑन द ग्राउंड, है ना। अपनी नाक रगड़ने के लिए सत्याग्रही को बोला जाता था। क्राउन ऑन स्ट्रीट्स, गलियों में रगड़ने के लिए, मीन्स आप जो है कॉल करके चलेंगे, कोनियों के बल चलेंगे। एंड डू सलाम सैल्यूट टू ऑल द साहिब्स, मीन्स जितने भी ऑफिसर्स हैं या जो भी ब्रिटिश है उसको आप सलाम ज़रूर करेंगे, बिना सलाम करें उनके सामने से नहीं निकल सकते हैं, जिसका लोगों ने बहुत ज़्यादा अपोज किया और पूरी तरह से लोगों में एक तरीके से एक सोच बन गई थी कि अब तो इनको हटाना ही है, बहुत हो चुका है ना। एक और बुरा इंसिडेंस जो गुजरनवाला पंजाब में हुआ था, उस आज ये पाकिस्तान में है, उस पूरे गांव के ऊपर बॉम्बिंग कर दी गई थी, मींस बम फेंक कर उस गांव को बहुत बुरी तरह से जो है वो डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश की गई थी। ये देखते हुए मिस्टर गांधी ने इस मूवमेंट को, जो नॉन वायलेंस तरीके से चलाने वाले थे, लेकिन उनको इसे वापस लेना पड़ गया था, राइट। तो ये कंडीशन रॉलेट एक्ट की वजह से हुई, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ ये कहता है, अब जो आगे की कंडीशन आती है, ये सब कुछ हो चुका है, पूरी तरह से सारी चीज़ें घट रही हैं, इंडियंस के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। सो वाइल द रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू द सिटीज़ एंड टाउन्स, शहरों तक ही सीमित था, महात्मा गांधी अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे थे। तो गांधी जी ने क्या किया कि इसको बहुत ज़्यादा लेवल तक ले जाने की कोशिश उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, बट ही वॉज सर्टन दैट नो सच मूवमेंट could be organized without bringing the Hindu and Muslim closer together, है ना। जो एक तरीके से एक गलत भावना अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में लगा दी थी कि ये आप दोनों एक दूसरे के अपोज में हैं, उनकी उनसे कह दी, उनकी उनसे कह दी, वॉटेवर कुछ भी करके उन्होंने एक तरीके से माइंड वॉश किया कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो अगेंस्ट में हो जाएं, जिससे कि ब्रिटिशर्स का फ़ायदा हो, राइट। और इसी चीज़ को पकड़ के मिस्टर गांधी ने एक कोशिश यहाँ से शुरू की कि ये दोनों एक साथ मिल जाएं, जिससे कि पूरा नेशन एक साथ खड़ा हो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और ज़्यादा हद तक हम मीन्स आखिरी आदमी तक मूवमेंट को लेके जा सकें। अब इसी चीज़ को जो सेंट्रलाइज किया गया ऑटोमन टर्की से किया गया। ऑटोमन टर्की जो एक ऑटोमन एम्पायर रहा है, आपने जो यूरोपियन टाइम में उसको सुना था फर्स्ट चैप्टर में, है ना, उसके बारे में पढ़ा आपने। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर को तोड़ लिया गया था, है ना। बॉल्बन जो आपने सिटीज़ के और उसके बारे में पढ़ा है, तो अलग अलग एरियाज़ में कट गया था, ठीक। तो वो लगभग जो है टूट गया, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि जो वहाँ के ऑटोमन एम्परर थे, ठीक है, जो इस्लामिक वर्ल्ड के हेड कहे जा सकते हैं, मींस स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, खलीफा जिनको बोला जाता था, उनको एक जो है वो ट्रीटी साइन करके उनकी जितनी भी पावर्स हैं उनको ख़त्म करने की तैयारी जो है वो
यूरोपियन पावर्स कर रही थी। ठीक है, इसका अपोज वहाँ के मुस्लिम्स भी कर रहे थे और इंडिया में भी इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाया गया। तो यहाँ पर भी यहाँ के जो इंडियंस थे, यहाँ के जो मुस्लिम्स थे, उन्होंने भी इसको अपोज करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स उनको ये क्लियर हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ और यहाँ दोनों जगह पर जो है वो एक तरीके से रिलीजियस गेम खेलने की कोशिश कर रही है ना। और इस रिलीजियस गेम से बाहर आने के लिए हमें साथ में होना होगा। ठीक, तो यहाँ पर इंडिया में दो मुस्लिम लीडर जो यंग लीडर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, उन दोनों ने महात्मा गांधी के साथ डिस्कशन स्टार्ट किया कि किस तरह से रिवॉल्यूशन को और ज़्यादा एक्सपेंड करना है, इस मूवमेंट को और ज़्यादा हद तक लोगों तक लेके जाना है। ठीक है, जिसने फ़ायदा क्या हुआ कि सभी लोग एक तरीके से यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट के अंडर में आ गए थे। जब कलकत्ता सेशन हुआ कांग्रेस का सितंबर 1920 में, तो ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स ऑफ द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। तो यहाँ से खिलाफत मूवमेंट जो वर्ड बना है वो आ गया जब कांग्रेस का सेशन हुआ 1920 में। अब यहाँ पे कांग्रेस के सेशंस जितने भी हुए हैं और जिन जगह पर हुए हैं, प्लेसेस एंड जो ईयर है, ठीक है, मीन्स मंथ, ईयर एंड प्लेस, इसको ज़रूर पॉइंट आउट करते चले जाइए क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन आपसे एक ना एक पूरे पेपर में पूछ लिया जाएगा कि किस सेशन में क्या हुआ था। तो ये सितंबर का सेशन है 1920 में, कलकत्ता में हुआ है। कलकत्ता उस टाइम पे कहते थे कोलकाता को। ठीक है, यहाँ पर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन द सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज, इन दोनों के लिए डिसीजन लिया गया है। मीन्स मिस्टर गांधी ने बाकी सभी लीडर्स को नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए एग्री कर लिया है। किसके सपोर्ट में? खिलाफत मूवमेंट के और स्वराज। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट क्या है? खिलाफत मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट का इसलिए अपोज करना कि उन्होंने स्पिरिचुअल लीडर को, मुस्लिम्स का जो स्पिरिचुअल लीडर है उसको, उसकी पावर्स को ख़त्म करने की कोशिश की है। ऑटोमन एम्पायर पे अटैक हुआ है और वो सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है, इसलिए खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, दूसरा एक और मूवमेंट स्वराज, हमें अपना राज चाहिए, स्वराज चाहिए। ठीक है, अपना राज का मतलब क्या है कि इंडिया, हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, तो हमारा राइट पूरा बनता है कि यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की पॉलिसीज़, पावर्स और राइट्स और ड्यूटीज़ पर हमारा अधिकार होना चाहिए। मीन्स हमें उन्हें बनाने का, उन्हें बदलने का और हमारे जो कल्चर है उसके अकॉर्डेंस पे उन्हें चलाने का राइट होना चाहिए। मीन्स आपको कोई राइट नहीं है कि आप दूसरी कंट्री से आते हैं बिजनेस के लिए और यहाँ पर आके हम पर ही हुकूमत करना शुरू कर देते हैं। तो स्वराज, अपना राज, ये दोनों बातें यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, कलकत्ता सितंबर 1920, राइट। कांग्रेस सेशन कलकत्ता का, कलकत्ता सेशन सितंबर 1920 वाला, राइट। तो ये पॉइंट्स जो है यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, क्या क्या हुआ है? एक तो रॉलेट एक्ट, मार्शल लॉ, जलियांवाला बाग, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट और स्वराज। ठीक है, और ये सब कुछ हो किस में हो, अब आगे किसके साथ चलेगा? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के साथ। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, राइट, मीन्स आप कॉरपोरेशन ही नहीं करेंगे। कॉरपोरेट करने का मतलब साथ देना, सहयोग। ठीक है, आगे यही क्वेश्चन है जिसपे आप आगे काम करने वाले हैं 1.3 में, वो है वाई नॉन कॉरपोरेशन, क्यों? ठीक है, उसका जवाब आगे मिलेगा आपको। तो नॉन कॉरपोरेशन को समझने के लिए क्या है अभी कि आप हिंदी में इसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन। आप सहयोग ही नहीं करेंगे, आप कॉरपोरेट ही नहीं करेंगे। किसको नहीं करेंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं करेंगे। कोई भी इंडियन ब्रिटिश ऑफिसेस में पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली
सोशली किसी भी मैटर में ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? अब अगर ऐसा होगा तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो इकोनॉमिकली वीक होना शुरू हो जाएंगे। वो अकेले काम नहीं कर सकते, कुछ हजार हैं, है ना। इंडियन सपोर्ट पे ही तो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाए हैं। और तो उन्हीं लोगों को समझाने की कोशिश चल रही है अब कि आप जो हैं वो कॉर्पोरेट करना ही बंद कर दीजिए, कोऑपरेशन बंद हो जाएगा इंडियंस का। तो उनको बहुत ज़्यादा धक्का लग सकता है, राइट। इसके बारे में आगे भी बात करेंगे कि क्यों नॉन कॉर्पोरेशन, क्या वजह है, कैसे और ज़्यादा हम इसको इफ़ेक्टिव बना सके, मतलब कि मिस्टर गांधी, और आगे तक लेके जा सके, जिससे कि सभी लोगों में नेशनलिज्म के लिए वो एक तरीके से उनको जागरूक कर पाए, राइट। थैंक यू वेरी मच।